नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। अपने आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको जानकारी देने वाले हैं किस तरह से शहद उत्पादन करके आप अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। मिलवाएंगे आपको हमारे आज के सफल किसान करण सिंह जी से, और अंत में बात होगी राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नाम की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारी वर्तमान सरकार लगातार कृषि उत्पादन और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, और इसी कड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति ने क्या कुछ कहा, आइए जानें। प्राकृतिक खेती, जिसको कि जीरो बजट फार्मिंग भी कहते हैं और परंपरागत खेती भी कहते हैं, ये हिंदुस्तान में बहुत समय से चली आ रही है। और इस खेती का मुख्य उद्देश्य यह है कि इससे हम ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, जो ज़मीन का जो स्वास्थ्य है, उसको इम्प्रूव करने में बहुत ध्यान देते हैं। और साथ साथ इसके साथ ही जो केमिकल पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं, उससे फसल को बचाना है और फसल के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी सेव करना है। अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और वो लगभग हिंदुस्तान में 11,000 करोड़ रुपया है, और इसमें से लगभग 7,000 करोड़ रुपया हमारे एक्सपोर्ट्स पर आता है। हम हिंदुस्तानी वर्ल्ड में लगभग 31% ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस यहाँ करते हैं, और लास्ट ईयर में मध्य प्रदेश लगभग 1.6 मिलियन हेक्टेयर में ऑर्गेनिक खेती और परंपरागत खेती की गई है, और दूसरे नंबर पर राजस्थान था, जहाँ पर कि 500,000 हेक्टेयर में इसकी खेती की गई है। इससे एक बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि फार्मर की आय दुगनी करनी है, उसमें इस प्रकार की खेती को कर बहुत लाभ हो सकता है। क्योंकि आप समझते हैं कि यदि हम इनपुट कॉस्ट, जो हमारी लागत है खेती में, उसको हम कम कर देंगे, तो जो आमदनी है वो स्वतः ही बढ़ जाएगी। विश्वविद्यालय में, ICAR के विभिन्न संस्थानों में इस पर एक वृहद कार्यक्रम चल रहा है। हम भी अपने विश्वविद्यालय में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो अनुसंधान प्रक्षेत्र ईसापुर दिल्ली में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत बड़ा चुनौती है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आप जानते हैं बारिश का अनियमितता बढ़ गया है और बारिश कम होने लगा है। कई बार तो इतना सूखा प्रभावित होता है हमारा फसलें, तो उसमें उत्पाद मिलते नहीं हैं, और तापमान बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और जितने हमें सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है उतना मिलते नहीं है, तो किसान भाई परेशान है। और जो उत्पाद मिलता है, गुणवत्ता कम होने के कारण जो उसको भाव बाज़ार में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो एक बड़ी समस्या ये है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो NBPGR संस्थान है, ईसापुर फार्म में अभी जितने हम खेत भ्रमण करते हुए देखे हैं, जितने पौधे लगा हुआ है, उसमें यही 2-3 चीज़ों को बड़े ध्यान से, गहराई से उसका स्टडी कर रहे हैं।
शोध उसके ऊपर कर रहे हैं। कम पानी से गेहूं कैसे उगाया जाए, और ज़्यादा तापमान जब बढ़ेगा, आज तो अभी भी बढ़ा हुआ है, जब आगे और बढ़ेगा, वो तापमान बढ़ते हुए तापमान का सामना करते हुए गेहूं का उत्पादन ना कम हो, तो उसके लिए भी यहाँ एक्सपेरिमेंट लगाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जितने किसान के किस्में हैं पूरे देश का, और विश्व से भी लाते हुए, अलग देश से भी लाते हुए, कि सारे को यहाँ उसका टेस्टिंग किया जाता है, परखा जाता है कि कौन सा उसमें से बढ़िया है जो यहाँ चल सकता है। तो आप सबका ये भविष्य का खेती के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा कि जो किस्म यहाँ कम पानी, ज़्यादा तापमान होने के बावजूद अच्छा पैदावार देगा, वही आपके लिए, आपके खेत के लिए उसको आपको दिया जाएगा। तो ये सारे बीज हज़ार संख्या में यहाँ अलग अलग तरीके के जो किस्में हैं वो लगाए गए हैं। आप कभी समय मिलेगा तो जाके देखिएगा, गेहूं के खेत देखेंगे, सारे अलग अलग दिखते हैं। हर एक किस्म का 3-3 लाइन बोया गया है उसको देखने के लिए कि क्या तापमान का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। तो ये एक दिशा है जो आपके लिए ये जो सेंटर है ये काम कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की जो हम बात करते हैं तो उसमें बीजों का तो एक विशेष महत्व होता है। जैसे कि आज का जो ये कार्यक्रम था नेशनल NBPGR के रीजनल स्टेशन ईसापुर में, तो ये भी उसी एक कड़ी का हिस्सा था कि किस तरह से हम जो क्लाइमेट रेजिलेंट बीज को किस तरह से हम सजो कर रखें, किस तरह उनको बचा कर रखें। तो इसमें एक जो पार्ट था वो तो ये था कि जो हॉर्टिकल्चर के जितने प्लांट्स हैं, जो कि हमारे विभिन्न जो हॉर्टिकल्चर के इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो नहीं मेंटेन कर रही है, तो उसका एक हमने गार्डन उसका बनाया है, जीन बैंक, जो कि फील्ड जीन बैंक जो जिसका उद्घाटन किया गया है। दूसरा जो विभिन्न फसलें हैं, जैसे कि हमने भ्रमण किया, उसमें गेहूँ है, चना है, ये फवा बीन है, और दूसरी जो अन्य दलहनी फसलें हैं, तो उसमें जो विभिन्न तरह की जो जर्मप्लाज्म है उनको हम यहाँ पे इवेलुएट करते हैं। उसको हम जो सूखे में भी करते हैं, इरिगेटेड में भी करते हैं, और जो किसानों के द्वारा जो विभिन्न किस्में जो उगाई जाती हैं उनको भी हम यहाँ पे इवेलुएट करते हैं, ताकि अगर उनमें उस तरह के, क्योंकि जो पुरानी जो ट्रेडिशनल किस्में हैं उनमें बहुत से अच्छे जो गुण हैं, तो उनका भी हम अवलोकन करके, उनका जो यहाँ पे करेक्टराइजेशन करके उसको हम अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है उसका यही काम है कि वो देश में जिस तरह का भी जो जर्म प्लाज्म अवेलेबल हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो कहीं एक्सपेरिमेंटल फील्ड का हो, कहीं भी हो, तो उसको वो संजोने का काम, यहाँ पे कंजर्व करने का काम, उसका करेक्टराइजेशन का काम, और उसको विभिन्न वैज्ञानिकों से, विभिन्न ग्रुप से उस जर्म प्लाज्म को बांटना, जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट है, न्यूट्रिटिव है, जिसमें कि न्यूट्रिशनल वैल्यू अधिक है, तो उस जर्म प्लाज्म को यूज करते हैं। यही इस संस्थान का और जो ये रीजनल स्टेशन है उसका उद्देश्य है। मेरा मुख्य कार्यक्रम आज का ये था कि हम जो 30 एकड़ हमने एरिया मार्क किया है, उसमें इस एरिया के तथा सेमी एरिड कंडीशंस के जो प्लांट्स हैं, जो माइनर प्लांट्स हैं, माइनर फ्रूट्स हैं, उनके जर्म प्लाज्म को इकट्ठा करके, बहुवर्षीय पौधों के जर्म प्लाज्म को इकट्ठा करके उनको लगाना, उनको संजो के रखना, कंजर्व करना, आगे आने वाले समय में बच्चों को पता रहे कि कैसे अपने अंडर यूटिलाइज्ड और माइनर फ्रूट जो हैं, जो कि आगे आने वाले समय में काम आ सकते हैं। हम जो मेरा ये 70 एकड़ का फार्म है, इसमें क्रॉप्स लगाते हैं, जिसमें डिफरेंट जलवायु के क्रॉप्स को लगा के उनका इवैल्यूएशन करते हैं। और हमने अपने महानिदेशक महोदय जी को बुला के 2-3 कार्यक्रमों का उद्घाटन करवाया, जीन बैंक का उद्घाटन करवाया। इसके अलावा चिप टेक्नोलॉजी, जो कि पेरिनियल प्लांट हैं, उनमें सारा डेटाबेस एक जगह रहे और उनको किसी तरीके की क्षति न पहुँचे, मैनेज रहे, और उसको कंप्यूटर थ्रू उसको देख सकते हैं। और एक किसानों के लिए हमने अलग से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कि पादप आनुवंशिक संसाधनों का इसके लिए न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए क्या उपयोग है, हम किसानों को उनके लिए उनमें जागरूकता हमने बढ़ाई। क्योंकि जो फसलें हैं उनमें कल आने वाले समय में कैसे प्लांट्स को यूज करें, कैसे जर्म प्लाज्म को यूज करें, जो कि न कि किसानों को इनकम दे, इसके अलावा उनके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी सिक्योर करे। किसान भाइयों बहनों, हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में 9, 10 और 11 मार्च को किसान मेले का आयोजन किया जाएगा।
इस मेले के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कृषि से संबंधित जो आपको दिखाई जा सकती हैं और जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर AK सिंह क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए जानें। इस बार जो किसान मेला आयोजित किया जा रहा है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 मार्च 9 से 11 तक, इसमें 5 मुख्य विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा, जिसमें कि प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी और साथ ही साथ उसमें तकनीकी सत्र होंगे जिसमें विशेषज्ञ अपनी बात रखेंगे। पहला क्षेत्र होगा स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर, ड्रोन का प्रयोग कृषि में कैसे करें, इस विषय पे। दूसरा जो है एग्री स्टार्टअप और FPOs की हम गठन करके किस प्रकार से किसानों को संगठित कर सकते हैं और किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं, ये दूसरा विषय होगा। तीसरा विषय होगा संरक्षित खेती, वर्टिकल फार्मिंग, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। इस क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई है, कौन कौन सी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सारी कंपनीज भी आएंगी जो प्रदर्शनी लगाएंगी और साथ ही साथ तकनीकी सत्र में इन विषयों के ऊपर चर्चा की जाएगी। चौथा हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती के बारे में और किस प्रकार से जैविक खेती से प्राप्त उत्पादों को किसान बाज़ार से जोड़ सकें। और इसीलिए हमने एक विशेष सत्र जो है एग्री स्पोर्ट के ऊपर रखा है, 5वां सत्र, जिसमें कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जितने उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके सबके साथ एक साथ मिल करके चर्चा करेंगे। तो ये हमारे 5 मुख्य विषय होंगे मेले के। और साथ ही साथ माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा एक पूसा एग्री कृषि हाट का भी उद्घाटन किया जाएगा। इस हाट के अंदर करीब 60 दुकानें हैं, 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है और उसके अंदर हम व्यवस्था करेंगे कि जितने हमारे किसान भाई हैं, किसान उत्पादक संघ हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, और ये लोग आकर के अपना उत्पाद ले करके सीधे यहाँ पर बेच सकें ताकि दिल्ली वासी उसका ताज़ी सब्जियों का, फलों का फ़ायदा प्रत्यक्ष रूप से उठा सकें। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। किसान भाइयों बहनों, शहद उत्पादन करके भी आज के समय में आप अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आसानी से कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, लेकिन इसके अंदर ज़रूरत होती है तो केवल प्रशिक्षण की। खर्चा भी इसके अंदर कम आता है, यानी कि लागत भी इसमें कम लगती है। तो कम लागत में अगर आप प्रशिक्षण हासिल कर लेते हैं तो आप आसानी से मधुमक्खी पालन को अपना सकते हैं और शहद उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करके अपनी आर्थिक स्थिति में इजाफा कर सकते हैं। तो किस तरह से आप कर सकते हैं शहद उत्पादन, आइए जानें। शहद को धरती का अमृत कहा जाता है। दुनिया भर में 9,92,000 टन के आसपास शहद का उत्पादन हो रहा है। भारत में भी करीब 33,425 टन शहद हर साल निकल आता है। शहद अपने आप में संपूर्ण भोजन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 70 से 80% होती है। इसके अलावा ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज भी पाया जाता है। प्रोटीन भी 1-2% होता है, जिसमें 18 तरह के अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड शरीर में ऊतकों का निर्माण करते हैं और हमें स्वस्थ बनाते हैं। शहद में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे 11 तरह के मिनरल भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि 80% शहद दवा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। कॉस्मेटिक और कन्फेक्शनरी में भी इसका उपयोग तेजी से बढ़ा है। मधुमक्खियां फूलों पर मंडराकर शहद चुनती है। एक फूल से दूसरे फूल तक जाने की वजह से फसल में परागण की क्रिया तेज हो जाती है, जिससे किसान को ज्यादा फसल मिलती है। अशोक भाई पटेल का गांव गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता है। इनके पास 10 एकड़ जमीन है, जिस पर ये गन्ना, आम, चीकू और सब्जी की खेती करते हैं। फिर घरेलू इस्तेमाल के लिए इन्होंने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया और एक बक्सा अपने खेतों में रख लिया। धीरे धीरे इन्होंने मधुमक्खी पालन को व्यावसायिक रूप देना शुरू किया और आज इनके पास 600 बक्से हो गए हैं, जिनसे 12,000 किलो तक शहद मिल जाता है। एक ही जगह पर साल भर फूल मिलना मुमकिन नहीं है, इसीलिए किसानों को बक्से लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अशोक 5 साल से शहद उत्पादन कर रहे हैं। ये इस काम में इतने माहिर हो चुके हैं कि दूसरे किसान प्रशिक्षण के लिए इनके पास आते हैं। अगर आप कम मेहनत में कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। तो
तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर कृषि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमारे कई किसान भाई बहन हरियाणा के ऐसे हैं जो कि आज के समय में पारंपरिक फसलों की खेती करके भी अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। लेकिन कुछ किसान भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि खेती के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप अपनी फसलों का प्रसंस्करण करें तो अपनी आमदनी को आसानी से दोगुना कर सकते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं वहाँ के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान करण सिंह जी से, जिन्होंने अपनी फसलों का किया प्रसंस्करण और न केवल अपनी आमदनी में इजाफा किया बल्कि दूसरे किसानों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया। करण सिंह का जन्म एक ऐतिहासिक दिन से जुड़ा है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। इनका गांव एमपी माजरा सोनीपत जिले में पड़ता है। हालांकि उस समय गांवों में पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा चलन नहीं था। इसके बावजूद करण सिंह के माता पिता ने अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलाने का फैसला किया। बेटा माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरा और मैट्रिक पास करके कॉलेज तक जा पहुंचा। बहुत ज्यादा पढ़ना शायद करण सिंह के नसीब में नहीं था। पिता की आंखों में आई अचानक परेशानी ने उन्हें कॉलेज से निकालकर खेतों में पहुंचा दिया। इस तरह कल का छात्र आज एक किसान बन चुका था। दूसरे किसानों की तरह करण सिंह के यहाँ भी प्रचलित फसलें ही उगाई जाती थी, जिनसे बहुत ज्यादा आमदनी हासिल करना मुश्किल था। पढ़ाई लिखाई ने करण सिंह को जागरूक बना दिया था। उनका शिक्षित दिमाग खेती में कुछ नया, कुछ अलग करने की प्रेरणा दे रहा था। बदलाव की शुरुआत बासमती धान से हुई और फिर नंबर आया सूरजमुखी का। सूरजमुखी ने करण सिंह को नाम और पहचान दिलाई। फसल इतनी अच्छी हुई कि उन्हें जिले स्तर का कृषि पुरस्कार दिया गया। चावल और सूरजमुखी के बाद उन्होंने फूल की खेती शुरू की, लेकिन मजदूर न मिल पाने की वजह से जल्द ही फूलों को अलविदा कहना पड़ा। 1997 में उनके पारिवारिक जीवन और खेती में अहम मोड़ आने वाला था। ये वो साल था जब दोनों भाई अलग हो गए। इसके बाद करण सिंह ने खेती का पूरा काम अपने कंधों पर संभाल लिया। कुछ बेहतर करने के लिए कई संस्थानों के दौरे किए और तरह तरह के प्रशिक्षण लिए। कई साल की मुश्किलों के बाद जिंदगी अब पटरी पर आने लगी थी, लेकिन नया करने का जज्बा उनके अंदर अभी भी बना हुआ था। अब तक के अनुभव से उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि सिर्फ खेती करना ही काफी नहीं था। आंवले का जो भाव उन्हें मिल रहा था वो उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। तब उन्हें आंवले के उत्पाद बनाने का ख्याल आया। उन्होंने जूस बनाने की मशीन खरीदी और इस तरह एक किसान के उद्यमी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यहाँ किस्मत ने उनका पूरा साथ दिया और पहली बार में ही उनका जूस बाजार में बिकने लगा। इसके बाद उन्होंने आंवले की मिठाइयाँ, लड्डू, मुरब्बा और दूसरे उत्पाद बनाने शुरू किए। दिवाली के मौके पर तो उनकी मिठाइयाँ खूब पसंद की जाती हैं और उनकी सप्लाई दिल्ली समेत कई शहरों तक है। आज वो बाकायदा उद्यमी बन गए हैं और साल भर उन्हें आमदनी होती रहती है, कभी जूस से, कभी मिठाई से, तो कभी मुरब्बे से। करण सिंह कृषि विज्ञान केंद्र के लगातार संपर्क में रहते हैं। यहीं के वैज्ञानिकों की सलाह पर
उन्होंने वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। इसी खाद को वो अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं। खेती बाड़ी ने करण सिंह को नाम, इज्जत और शोहरत सब कुछ दिया है। उनका बेटा भी प्राइवेट नौकरी छोड़कर आंवले के कारोबार से लग गया है। बेटा मार्केटिंग का काम देख रहा है। कामयाबी आने में समय लेती है। करण सिंह दूसरे किसानों को यही सलाह देते हैं कि सब्र के साथ काम करते रहना, एक न एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के प्रगतिशील किसान से। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आपकी फसलों का मूल्य आपको अच्छा मिले, इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं आपके लिए समय समय पर लेकर आती है, क्योंकि हमारी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता ही है किसान। और इसी कड़ी में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नाम की, जो कि ऑनलाइन माध्यम से सैकड़ों मंडियों को जोड़ता है और इसकी मदद से आप देश की किसी भी मंडी में अपनी फसलों को आसानी से बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानें ई-नाम के बारे में। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो किसान भाइयों
बहनों, इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। इस कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। तुम्हारे माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। किसानों का नेता रामनाथ यादव जिंदाबाद। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, 7 फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ DD किसान पर। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।